अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम चलों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी लोकसभा इलेक्शन 2024 कश्मीर रिजेक्ट्स अब्दुल्ला मुफ्ती द चाणक्य डायलॉग्स मेजर गौरवारा की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान, इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। लेकिन जो मेरी एक्सपर्टीज है वो है जियोपॉलिटिक्स में, फॉरेन अफेयर्स में और नेशनल सिक्योरिटी में। इसलिए मैं चुनाव के बारे में तो बात करूंगा, लेकिन देश के एक हिस्से के चुनाव के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, हाँ, मैं बात कर रहा हूं जम्मू और कश्मीर की। किसने बोला कि तिरंगे को उठाने वाला, कंधा देने वाला कोई नहीं होगा कश्मीर में? किसने बोला कि बारूद के ढेर पे भारत बैठा है और अगर 370-35 से हट गया तो उसमें चिंगारी लगेगी, पूरे भारत में खूनी खून हो जाएगा, आग हो जाएगी? हमें शेर कश्मीर की बात करनी है, हमें शेख अब्दुल्ला की बात करनी है। ये कहते हैं हमें वो मुफ्ती साहब की बात करनी है जो इंडिया के होम मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं कश्मीर। हमें तो ये स्टोरियां सुनानी है लोगों को। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर, जिनको ये पता है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का है, ये जमात इस्लामी का? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर ये नहीं पता लगता कि ये बंदा इस पॉलिटिकल पार्टी का है, कल जमात इस्लामी का था, एक ज़माने में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए AK-47 लेके सरहद पार गया था? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? मैंने किसी पाकिस्तानी का इस मामले में जवाब नहीं दिया। मेरा सिर्फ एक छोटा सा उनको आज जवाब है, बहुत छोटा सा, ठीक है? मेरा जवाब यह है कि तुम भारत के चुनाव छोड़ो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगता हूं। मैं दोस्तों 4 दिन से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था। बेहतर हूं और कोशिश करूंगा कि पूरी एनर्जी के साथ वापस आके आपके साथ मैं बातचीत करूं। और दोस्तों, कल चुनाव हो गए और जिसको जितने वोट मिलने थे मिल गए। कई लोग ये कह रहे हैं कि मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है। कल सिर्फ फेज़ 1 था, फेज़ 2 फेज़ 3 भी होगा। मुझे इतनी पॉलिटिक्स की समझ नहीं है दोस्तों। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड आई नो वेरी लिटिल अबाउट पॉलिटिक्स। लेकिन जो मेरी एक्सपर्टीज है वो है जियोपॉलिटिक्स में, फॉरेन अफेयर्स में और नेशनल सिक्योरिटी में। इसलिए मैं चुनाव के बारे में तो बात करूंगा, लेकिन देश के एक हिस्से के चुनाव के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, हाँ, मैं बात कर रहा हूं जम्मू और कश्मीर की। और जम्मू और कश्मीर में जो हुआ वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों हार गए। मैं कई बार कहता था अपने प्रोग्राम में, और एक बार नहीं, मैंने 50 बार अपने प्रोग्राम में बोला है। और जब मैं कश्मीर जाता हूं, लोग कहते हैं नहीं साहब आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं मेजर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मैं प्रूव हो गया सच्चा। आप मेरे पुराने प्रोग्राम देख लीजिए जो मैंने रिकॉर्ड करे हैं। मैं बार बार कहता हूं इन दोनों को कोई पसंद नहीं करता, इन दोनों को कश्मीर में कोई पसंद नहीं। उमर अब्दुल्ला फिर भी ठीक है, उमर अब्दुल्ला फिर भी डिसेंट है। उमर अब्दुल्ला के जो वालिद साहब हैं वो तो खुदा ही बचाए उनसे। उमर अब्दुल्ला फिर थोड़ा सा ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल, तो थोड़ा सा। इन लोगों ने क्या करा ये जानने की जरूरत है दोस्तों। और क्योंकि हम चुनाव की बात कर रहे हैं, लोगों ने इनको वोट क्यों नहीं दिया? ये तो सबसे ज्यादा 370-35 के खिलाफ बोलते थे, इन द सेंस कि आपने क्यों हटा दिया, वापस लाओ, क्यों हटा दिया, वापस लाओ। खुल के फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जबकि चुनाव कौन हारा है? उमर अब्दुल्ला। लेकिन मैं बात कर रहा हूं फारूक अब्दुल्ला की इस वक्त। ये सबसे ज्यादा कहते थे पाकिस्तान के साथ बात करो। किसने बोला कि तिरंगे को उठाने वाला, कंधा देने वाला कोई नहीं होगा कश्मीर में? किसने बोला कि बारूद के ढेर पे भारत बैठा है और अगर 370-35 से हट गया तो उसमें चिंगारी लगेगी, पूरे भारत में खूनी खून हो जाएगा, आग हो जाएगी? किसने बोला? इन दोनों ने बोला। मैंने कई बार यह भी बोला है कि बिना सिक्योरिटी के, बिना सुरक्षा के ये श्रीनगर में अपने घर से बाहर निकल के दिखा दें, मैं भाई साहब मूंछें उगाऊंगा और आपके सामने काट दूंगा। पहले उगाऊंगा फिर काट दूंगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, मैं आज थोड़ी सी आपको कंट्रोवर्शियल बात बोल देता हूं आज कश्मीर को लेकर ना। कई समय से हमारी कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई है और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं वो भी समझ लें। कश्मीर में वेल्थ बहुत है, उसमें से काफी हद तक जो वेल्थ है वो लीगल है, यानी कि हलाल की कमाई की वेल्थ है, जैसा कि हर जगह होता है। और कुछ वेल्थ है कश्मीर की वो
हराम की कमाई की है। जैसा हर जगह होता है, वो दिल्ली में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, पंजाब में भी होता है, हर जगह होता है। जैसा हर जगह होता है वैसा कश्मीर में। लेकिन कश्मीर की जो इलीगल वेल्थ है ना, उसकी स्टोरी कुछ और है दोस्तों। और उस इलीगल वेल्थ की स्टोरी ये है कि दे वेर बेनिफिशियरीज ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर। कई लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लगा रखे हैं कश्मीर के अंदर, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं। कोई इनसे पूछे कि भाई तुम्हारे दादा के पास जब वो जाते थे उनके पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते थे, तुम आज तारीख में अरबपति कैसे बन गए? मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, तुम्हारे पास एक टूटा फूटा घर था। आज की तारीख में तुम्हारे पास होटल्स हैं, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, तुम बिल्कुल मर्सिडीज में घूम रहे हो। तुम्हारे पास कौन सी ऐसी सुख सुविधा नहीं है? ये पैसा आया कहां से? सो देयर हैव बीन पीपल, गलत लोग हर जगह होते हैं दोस्तों। मैं कश्मीरियों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भी गलत लोग हैं, लेकिन गलती का पैसा किस तरीके से कमाया है? देयर हैव बीन बेनिफिशरीज ऑफ टेररिज्म। और दोस्तों, टेररिज्म के दो बेनिफिशरीज मैं आपको बता दूं, महबूबा मुफ्ती का परिवार और फारूक अब्दुल्ला का परिवार। मैं फिर ये नहीं कह रहा कि इन दोनों परिवारों ने पैसा कमाया, मैं ये नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा। ये कैसे बेनिफिशरीज हैं ये समझने की जरूरत है। इन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को डरा के रखा था। और ये जो हारे हैं ना कल, ये इसके पीछे भी कारण है। सबकी हार और सबकी जीत के बीच में कारण है। इनकी हार का सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। कश्मीर के जो लोग हैं ना, ये लोग समझते थे बेवकूफ हैं। इनको ऐसा लगता था कि वो बेवकूफ हैं, वो तो मासूम है, उनको नहीं पता। हमें अपने बाप दादा की दुहाई देनी है, हमें शेर कश्मीर की बात करनी है, हमें शेख अब्दुल्ला की बात करनी है। ये कहते हैं हमें वो मुफ्ती साहब की बात करनी है जो इंडिया के होम मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं कश्मीर। हमें तो ये स्टोरियां सुनानी है लोगों को। अब लोग बेवकूफ तो है नहीं भैया कश्मीर के। एंड कश्मीरीज आर, मैं आपको बताता हूं कश्मीरियों के बारे में एक बात कम लोग जानते हैं, क्योंकि लोग श्रीनगर जाते हैं। श्रीनगर कश्मीर वश्मीर कुछ नहीं है। कश्मीर इज बियॉन्ड श्रीनगर। श्रीनगर इज जस्ट अ कोल्डर वर्जन ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। जिसको भी गलत फहमी है ना कि श्रीनगर एक्चुअली कश्मीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रीनगर इज अ हाईली कमर्शियल प्लेस, और मुझे तो वैसे ही नहीं पसंद है श्रीनगर। मैं तो मजबूरी में जाता हूं वहां पर। अगर आपको कश्मीर जानना है, कश्मीर पहचानना है, तो श्रीनगर से थोड़ा सा बाहर निकलिए, पहलगाम से, गुलमर्ग से बाहर निकलिए, अनंतनाग जाइए, आप तराल चले जाइए, आप हंडवाड़ा चले जाइए, आप और जगह चले जाइए, आप पुलवामा चले जाइए। आप ये सब जगह जाइए और वहाँ पे लोकल लोगों के साथ बैठ के चाय पीजिए, उनके घर में जाइए, खाना खाइए, तब आपको पता लगेगा कश्मीर कहाँ है। इन लोगों ने तो पूरे बाहर से अपने टीम बुलाई, मीडिया वाले, सारे मीडिया वाले, कुछ नहीं यहाँ कश्मीर में ये हो गया, ये सब ड्रामा करके आज की तारीख में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ वहाँ पे। दीज पीपल आर बेनिफिशरीज ऑफ दैट सिस्टम। इनको क्यों इतनी मिर्ची लगी जब 370-35 से हटा? क्यों इनको मिर्ची लगी दोस्तों? इनको मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि इनका पावर बेस काट दिया सरकार ने। इनका पावर बेस था ही वही। इन्होंने कभी यह बात थोड़ा ना करी है कि भाई हमने डेवलपमेंट कितनी करी, हम कौन सी ऐसी क्रांति लेकर आ गए कश्मीर में, हमने कितने लोगों को रोजगार दे दिया, हमने क्या डेवलप कर दिया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर। वो बात ही नहीं करते ये लोग। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम विक्टिम हो, तुम्हारे साथ बुराई है। पाकिस्तान के साथ बात कर लेते हैं। कश्मीरी बिल्कुल अलग है। कश्मीरी बिल्कुल इंडिया के साथ कोई मेल वेल नहीं है हमारी तो इंडिया के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हम इंडिया के साथ हैं, वरना हम एक्चुअली इंडिया का नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट हैं, पर ठीक है हमारी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की। ये सारी इन्होंने चूरन जो था इन्होंने खिलाया दोनों खानदानों ने। दिस इज हाउ दे वर बेनिफिशियरीज ऑफ द सिस्टम। मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो कश्मीरी हैं वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, जो कश्मीरी हैं, जो कश्मीर में रह रहे हैं, उनको पता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर जमाते इस्लामी का कार्डर है। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर, जिनको ये पता है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का है, ये जमाते इस्लामी का, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर ये नहीं पता लगता कि ये बंदा इस पॉलिटिकल पार्टी का है, कल जमाते इस्लामी का था, एक जमाने में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए AK-47 लेके सरहद पार गया था। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? सोचिएगा जरा इसके बारे में। ये जो कश्मीरियों ने एक मैसेज दिया है
कि भाई साहब यू आर नॉट रिक्वायर्ड, आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। मैंने बहुत पहले बोला था, इन लोगों को क्या लगा कि इनको सरकार ने जेल में डाल दिया तो भैया फिर इनको सिंपैथी वोट्स, किसी को 2% की सिंपैथी नहीं है इनके साथ 2% की सिंपैथी नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं कश्मीर जाता रहता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ कश्मीर में, आपको जानने की जरूरत है। लोग उत्तर प्रदेश में इतने आए, मध्य प्रदेश में, मैंने तो देखा भी नहीं, मुझे पॉलिटिक्स की ना समझ ना अकल, लेकिन कश्मीर के बारे में मैं जानता हूं और कश्मीर के बारे में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपकी, हमारी और पूरे देश की सुरक्षा कश्मीर से जुड़ी हुई है। ये देखिए, और इसमें पाकिस्तान ने आग लगाने की कोशिश करी थी। ये देखिए, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इट इज टाइम टू एक्सेप्ट डिफीट विच इज इनएविटेबल। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंजीनियर राशिद। इंजीनियर राशिद जीत गया है बारामूला से, अब्दुल रशीद शेख है उसका नाम, और उसने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया है। ठीक है, उमर अब्दुल्ला हार गया 2,04,142 वोटों से, और ये इंजीनियर रशीद है, ये इस समय तिहाड़ जेल में है, यूएपीए के अंडर। ठीक है, वो जीत गया। और अनंतनाग में मियां अल्ताफ अहमद ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला की पार्टी है, उसने महबूबा मुफ्ती को 2,81,794 वोटों से हरा दिया। अब आप ये देखिए कि ये खानदानी लोग हैं कश्मीर में, और ये हार रहे हैं 2-2, 2.5, पौने 3 लाख के मार्जिन से हार रहे हैं दोनों के दोनों, और दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों, कश्मीर इतना सा है, साइज की बात कर रहा हूं, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, इतना बिलांद भर का है कश्मीर। उसके अंदर आप ऐसे खानदान को, उमर अब्दुल्ला, इसका दादा प्रधानमंत्री हुआ करता था जम्मू और कश्मीर का, फिर बाद में चीफ मिनिस्टर बना, शुरू में तो प्राइम मिनिस्टर था वो, शेख अब्दुल्ला, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो चीफ मिनिस्टर बना। उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बना, उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला सेंटर में मिनिस्टर बना। उमर अब्दुल्ला कितनी बार मुख्यमंत्री बना जम्मू और कश्मीर का। ये लोग इतने बड़े मार्जिन से हार रहे हैं। ये मियां अल्ताफ अहमद जिसने महबूबा को हराया है, कौन है मियां अल्ताफ अहमद, आप नाम जानते हैं इनका? हाँ, कश्मीर में लोग मियां अल्ताफ को जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर में लोग इनको नहीं जानते, डेफिनेटली जानते हैं, लेकिन इसके अलावा देखो ना क्या हुआ। आप तो नहीं जानते, निपटा दिया। ठीक है, जहां तक जम्मू की बात है, जम्मू में दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक नामी गिरामी लीडर हैं, डोगरा लीडर हैं, वो जीत गए हैं। और जम्मू से, वो उधमपुर से जीते हैं, और जम्मू उधमपुर ज्यादा दूर नहीं है, ये शहर की बात कर रहा हूं। जम्मू एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन जम्मू से उधमपुर 1 घंटे का रास्ता भी नहीं है। उधमपुर इज वेयर द नदर्न कमांड इज, हेडक्वार्टर नदर्न कमांड। तो उधमपुर से जीत गए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और जम्मू से जीत गए जुगल किशोर जी, राइट। तो देखिए, बात यह है ना कि ये लोग कह रहे थे, पाकिस्तानी क्या कह रहे थे कि बहुत ये भाजपा डर गई है और जेएनके से किसी बंदे को उतारा नहीं है, वो इलेक्शन लड़ नहीं रही वहां से। अब पता नहीं पाकिस्तानी कौन से मदरसे में इन्होंने ये बात पढ़ी है, मुझे नहीं पता। ऑल दीज पीपल इन पाकिस्तान आर जनरली मदरसा एजुकेटेड, बट जम्मू से 2 बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। तो मैं जितने भी लोग जीते हैं, चाहे कश्मीर से जीते हैं, चाहे जम्मू से जीते हैं, मैं सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूं, क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग वहां पे 35 साल में सबसे ज्यादा वहां पे वोटिंग परसेंटेज, जो वोट गिरा है, सबसे ज्यादा गिरा है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी ने बोला कि अचीवमेंट सिट्स ऑन अ क्रेडिबल वेव ऑफ 25% इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट सिंस 2019। 25% ज्यादा कैंडिडेट आए हैं, और जम्मू और कश्मीर ने एक रास्ता दिखा दिया दोस्तों। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूं ना, मैं और चीजें समझाता हूं। ये तो इलेक्शन हो गया। इसके पहले जो बड़ा इवेंट हुआ था जेएनके में, वो था G20, जो सरकार ने G20 कराई थी, और दुनिया भर के लोग वहां पे आए थे। अब वहां पे इलेक्शन हो गया, अब वहां के लोग जीत गए। अब वहां के लोग संसद में दे विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ जेएनके। वो संसद में आएंगे, वो लड़ेंगे, अपने क्षेत्र के लिए लड़ेंगे, वो सरकार से बोलेंगे कि भैया इतने पैसे दो, ये काम कराओ, ये काम कराओ। ऐसे चलती है डेमोक्रेसी। ठीक है, मैं बहुत पाकिस्तानियों के मैसेज मुझे आए
कोई ट्वीट अपने भेज रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है कि भारत के चुनाव में क्या हो रहा है, मोदी जी का ये फलाना, ये कश्मीर में ये। पाकिस्तानियों को राय देने की बहुत आदत है। मैंने किसी पाकिस्तानी का इस मामले में जवाब नहीं दिया। मेरा सिर्फ एक छोटा सा उनको आज जवाब है, बहुत छोटा सा, ठीक है। मेरा जवाब यह है कि तुम भारत के चुनाव छोड़ो, लीव आवर इलेक्शंस अलोन, अपना देखो। तुम्हारा जो सबसे पॉपुलर बंदा है ना पाकिस्तान में, सबसे पॉपुलर बंदा, उसको तुमने जेल में डाल दिया। अपने चुनाव देखो, अपने चुनाव देखो कि जो हारता है वो जेल जाता है या मारा जाता है। यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इलेक्शंस। लोग तारीफ कर रहे हैं इंडियन इलेक्शंस की, तारीफ कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट पागल हो गया, कह रहे इतना बड़ा इलेक्शन कैसे कर लिया यार, हाउ इज इट पॉसिबल। द नंबर ऑफ वोटर्स आर मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एंड अमेरिका कंबाइंड। यूएस और यूरोप की टोटल पॉपुलेशन कंबाइंड ज्यादा इंडियंस ने वोट कराया फ्लॉलेसली, टकाटक। चुनाव आ गए, लोगों ने एक्सेप्ट करा, एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करा, कहानी खत्म। दिस इज द मैच्योरिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं है चुनाव की, पॉलिटिकल समझ नहीं है मुझे, लेकिन हां ये बात कहूंगा कि मुझे जम्मू और कश्मीर के बारे में बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। जो भी जीता है, चाहे मैं आपसे अग्री करता हूं, मैं आपसे डिसअग्री करता हूं, मैं आपसे डिसअग्री भी करता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। वेरी वेल डन। कश्मीर को इस चीज की जरूरत थी। 370 हटा, 35 से हटा, पहला स्टेप। G20 हुआ, दूसरा स्टेप। सक्सेसफुल लोकसभा चुनाव हुए, तीसरा स्टेप। ये जम्मू और कश्मीर का हैट्रिक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? मैं जानता हूं थोड़ी सी एनर्जी कम है, अब बीमार था, एनर्जी आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश मैंने करी है। आज मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं लिए क्योंकि 3-4 दिन से कोई वीडियो हमारा ऐसा नहीं जा रहा था, फ्रेश वीडियो, तो क्वेश्चन आंसर्स है नहीं हमारे पास। तो कल से मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगा, लेकिन पूरी कोशिश करी, पूरी जान लगाई कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी गाइज, और अभी बात करेंगे हमारे सकलैन भाई, वाह जी वाह। क्योंकि हर दफा जो है ये बाद में बोलते हैं, फिर कहते हैं मतलब बातें कम होती हैं ना इनके पास बताने के लिए। आज इनका पता आपको लगेगा कि ये कितने बड़े एनालिटिक हैं। आज सुनिएगा, मेजर साहब को भी पीछे छोड़ देंगे। कुछ बोले नहीं समीर भाई नहीं, सकलैन भाई बोले। बहरहाल जी ये ओपिनियन अपना अपना है। बहरहाल जो उन्होंने कश्मीर में जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और जो वोटिंग की बात कर रहे हैं, वो तो चलो एक अलग नज़रिया रहा और अलग हिसाब से। मेजर सर जो है अलग तरीके से देखते हैं हर चीज़ों को, और हम जो है अपना ओपिनियन अलग तरीके से रखते हैं। मैं उस पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने हम लोगों को क्रिटिसाइज़ किया एज अ पाकिस्तानी कि आप लोग इस बात में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप अपना इलेक्शन देखें और अपना हिसाब देखें कि आपने क्या किया। तो उस चीज़ पे मैं एग्री करता हूँ, नो डाउट। और क्योंकि साफ शफाफ किस्म के इलेक्शन जो हुए हैं वो इंडिया में हुए, नो डाउट। और सबसे देखने लायक चीज़ थी, सरप्राइजिंग थी, शॉकिंग थी, वो ये थी कि अवाम का बिहेवियर चेंज हो गया एकदम से। मतलब कि हमें लग रहा था कि हम भी एज अ रिएक्शन चैनल जो है यहाँ पे बैठ के रिएक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी फील होना शुरू हो गया था कि हम भी इंडियन बिहाफ से वोट डाल रहे हैं और लोगों की जहनीत को जानते हैं कि माइंडसेट क्या है उनका और किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो उल्टा भाई गेम खेल दी, और अजीब ही सिचुएशन हो गई कि बीजेपी जो हमें लग रही थी 400 वाला नारा जो है वो कम से कम उसके करीब जाएगी, पार ना करे, लेकिन उसके करीब जाएगी। क्योंकि हमने जो काम देखे तो जिस तरह का सिलसिला देखा था और जो कुछ उन्होंने कश्मीर में किया था, वो यकीन माने रद्द करने वाली बात, इतनी सी भी रद्द करने वाली बात नहीं थी। वहाँ पे 1% भी कहे ना कि कोई बंदा डिसएग्री करता हो उसके ऊपर, तो वो नहीं हो सकता था, क्योंकि उनको वो सहूलतें मिल रही थी। और वो तो कश्मीरियों के इंटरव्यू सुनने के बाद वो सारा जितनी भी हमने वीडियोस की, उनके लोकल जो है ग्राउंड रियलिटी पे वो जो वीडियोस बनी वो भी हमने देखी, और उसको सारा ओपिनियन करने के बाद निचोड़ ये निकला कि यार कश्मीरी जो है वो बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और वो डेवलप हो रहा है कश्मीर, और लोग जो हैं वो साथ दे रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो है खुशहाली, लेकिन वहाँ पे तो उन्होंने थोड़ा बहुत साथ दे दिया, लेकिन यह है कि जो बाकी स्टेट्स थी उन्होंने तो रगड़ा लगा दिया बीजेपी को। और ये चीज़ नो डाउट शॉकिंग थी, क्योंकि सारा बिहेवियर ही चेंज हो गया।
इस चीज पे क्रेडिट दे सकते हैं कि यार उन्होंने अपने ओपिनियन के हिसाब से किया, फिर भी उन्होंने वैसे नहीं किया कि यार ये तरक्की कर रहे हैं, यार इन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं तो हम इनको आगे लेके आए, उनको सपोर्ट करें। फिर भी अवाम ने अपने हिसाब से वोटिंग की है। अब ये कहाँ तक ठीक है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उन्हें फुल पावर दी नहीं गई। इस बार उनसे हाफ पावर बीजेपी से वो छीन ली गई है। तो ये चीज क्रेडिबिलिटी में जाएगी या इंडिया को लेट डाउन करेगी, या जो उन्होंने प्लान्स ओपन किए हुए हैं या आने वाले वक्त के लिए बनाए हुए हैं उनके ऊपर अमल दरामद कैसा होगा, ये कंफ्यूज कर रही है चीज़ मुझे भी। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि शेमलेस एक्ट किया है इंडियन जो है जनता जो है उसने, क्योंकि यार एक बंदा ऊपर लेके आ रहा है मुल्क को, आप अपने हमसाया मुल्क को हमें देख लें किस तरह के हालात चल रहे हैं। अभी उन्होंने भी मेंशन कर दिया आपका फेवरेट जो है पॉलिटिशियन जो है जिसको आप ऊपर लेके आना चाहते थे, फेवरेट था सबसे, आपको लगता था करप्शन नहीं है उसमें, ठीक है ठीक ठाक बंदा ऊपर लेके आएगा, उसको आपने जेल में डाल दिया। तो आप हालात देख रहे हैं जिस तरह के हैं, आप लोगों ने फैसला किया, नो डाउट। वही गौरव सर की बात आ जाती है, आप अपनी देखे और हम अपना देखते हैं। तो लेकिन यह है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है सर, लेकिन हमें इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत और हम उसके ऊपर ओपिनियन देते हैं, नो डाउट। और हम जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, मेरे ख्याल में इंडियन जो जनता है उसने गलती की है, और आने वाले वक्त में हो सकता है इनको वो, और जो राहुल गांधी इनसे वादे कर रहे हैं क्या आपको लगता है वो पूरे करेंगे? एक मोदी हुकूमत थी बीजेपी जो कह रही थी कर रही थी, जो प्लान बना रही थी आगे सोच रही थी उसके ऊपर में इम्प्लीमेंट हो रहा था, ठीक है, अमल दरामद हो रहा था। अब ये हुकूमत आप नई हुकूमत लेके आए, एक चलती हुई हुकूमत को आप धक्का दे रहे हैं, साइड पे कर रहे हैं, और उसकी जगह नई हुकूमत को ला रहे हैं। हाँ जी, इसने ये नहीं किया था हुकूमत ने, ये वाली जो है कर देगी गरीबों के लिए, ये कर देगा वो भाई वो कर रहा था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा था। आपको किसी चीज से डिसएग्री थे तो उसके ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं। इट डजंट मीन आप चलती हुई हुकूमत को हटाकर अपनी हुकूमत जो है वहां पे लाएंगे, तो कैसे होगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं तो सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। कल परसों से ये मैसेज कर रहा था तो ये हंस रहा था, कहता है बीच में वो बातें होती हैं हमारे दरमियान, नो डाउट। ये कहता है यार ये किस तरह किया है अवाम ने, ये मतलब क्या हुआ क्या है इनके साथ। तो मैं भी वो सोचना चाह रहा था वहां पे माइंड सेट रख के कि इंडियन अवाम क्या सोच रही है इस वक्त, मतलब वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, सोच समझ वाले हैं, तो सोच समझ के फैसला करेंगे आप, आने वाले वक्त पे आपकी भी नजर होती है, वो हम पाकिस्तानियों जैसे नहीं है। मुझे ज्यादा शौक पता है कहाँ पे लगा है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया है और वहां पे जो है वो बीजेपी हारी है। मुझे सबसे ज्यादा शौक जो लगा है ना वो उस जगह का लगा है, यूपी में लगा है। मुझसे भी डिस्कस किया लोगों ने, बिल्कुल। तो ये चीज जो है ना इस हाँ यहाँ पे मुझे शौक जरूर लगा है। बाकी तो चलो खैर सियासत होती रहती है, वो मैंने पहले भी जब जैसे मेंशन किया था कि लोग जो हैं वो देखते हैं कि उस एरिया में किस बंदे ने काम किया। एमएनए एमपीए को भी जो है वोट पड़ते हैं, फिर उस हिसाब से जरूरी नहीं होता कि मेन बंदे को देख के वोट डाले जाते हैं। बीजेपी पार्टी का अगर बंदा ही अच्छा नहीं होगा तो उसको वोट नहीं पड़ेंगे। तो ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि लोटे जब आए हैं उधर से होके इधर दूसरी पार्टी छोड़ के इस पार्टी में आ गए, इस पार्टी को टिकट मिल गया, तो उसको तो जनता पसंद नहीं करेगी कि ये तो उससे फिर के इधर आ गया है, तो फिर वो दूसरे मुखालिफ पार्टी को देगी। वीक तो ये पॉइंट चीज भी होता है। वीक पॉइंट तो नो डाउट था, जैसे वो एक करप्ट बंदा था जिसके साथ वीडियो बनी थी, और वो उन्होंने मेंशन भी किया था कि ये करप्ट बंदा है, ये गलत बंदा है, इसको मोदी सर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। कर्नाटक का था वो, अगेन उसका नाम मुझे पता नहीं है, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन इस तरह के बंदे थे। अब उसके ऊपर तो लोगों का ओपिनियन आ गया डायरेक्ट वे में, लोगों ने ट्वीट कर दिए, जो भी किया उन्होंने ओपिनियन दिया कि इसने गलत किया था, ये गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, आप इसको सपोर्ट ना करें, हम आपको बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इज्जत देते हैं, और आने वाले वक्त में आपको सेलेक्ट करना है, हमने दोबारा लेके आना, तो ये चीज मत करें। लोगों ने ट्वीट किए उसके ऊपर। लेकिन वो जिनकी बात आप कर रहे हैं कि निचले दर्जे पे उनको सेलेक्ट किया और वो लोटे जो हैं इनकी पार्टी में आए, उसके ऊपर अवाम ने कोई ओपिनियन नहीं दिया। और वो एट द एंड इतना गुस्सा था उनमें, गम था कि मतलब वो गुस्सा उन्होंने वोटिंग डे में निकाल दिया। उन्होंने कहा कि भाई इस बंदे को खड़ा किया, हम तो बिल्कुल वोट ही दे रहे हैं बंगाल इसको। में ममता बनर्जी जो है वो उन्होंने जो है वो ज्यादा सीटें लेके जो है वो किया। यूपी में भी जो है वो कम सीटें हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा। ज्यादा आएंगी, हाँ ना। लेकिन वहां पे जो है वो डाउन हो गया काम। यूपी में योगी जी के जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे मेरे ख्याल में, हाँ जी। तो वहां पे जो है वो सीटें कम आई हैं। वहीं पे अयोध्या अयोध्या भी है, मंदिर भी। तो यकीन करें चीजें काफी सारी हैं, लेकिन बात हो रही है कश्मीर की, तो कश्मीर पे रहते हैं। क्योंकि अगर पिछले के वीडियो देख रही है, पिछली वीडियो हमने अपलोड कर दी है,
उसमें जो है वो दूसरी बातें इस पूरे इलेक्शन के बारे में हमारी राय भी है। लेकिन अभी कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है वो जम्मू में जीती है बीजेपी पार्टी, और कश्मीर में जो दूसरी पार्टी है वो अभी नाम नहीं ज़हन में आ रहा, नेशनल कौन सी थी, तो खैर वो पार्टी जो है 2 सीटें ले गई हैं। और ये है कि जम्मू में बीजेपी का राज है और कश्मीर में भी काफ़ी वोट पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि कश्मीर में वोट नहीं पड़े। लेकिन कश्मीर ने रिजेक्ट कर दिया है उमर अब्दुल्ला को और महबूबा मुफ्ती को। ये चीज़ जो है ये भी देखने वाली है कि जो लोग कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो है वो कश्मीर के लिए बेहतर हैं, तो वो ये है। वहाँ की अवाम नहीं चाहती कि वो आएँ आगे, तो फिर दूसरी अवाम, बाहर के बंदे एवें ही बस अपना लोचे देते रहते हैं कि वहाँ पे जो है महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो हैं वो ठीक हैं, ये हैं, वो हैं। जब वहाँ के रहने वाले लोग, कश्मीर के रहने वाले लोग ही नहीं चाहते कि फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर फ़ारूक और दूसरा जो है महबूबा मुफ्ती आएँ, उनको तो रिजेक्ट कर दिया ना अवाम ने। हो सकता है कश्मीर बेनिफिट की हो, अवाम ज़ाहिर है ठीक नहीं किया होगा, दूसरी इसलिए पार्टीज का बेनिफिट हो इसलिए उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हो भी असल सकता है में कि पता है वो वजह मियाँ क्या है? अल्ताफ जो है वो जीता है, हो सकता है कि उसने ज्यादा काम किए हूँ। लेकिन बात ये है ना कि महबूबा मुफ्ती ज्यादा उछलती थी, ज्यादा बयानबाजी करती हाँ थी, और उमर फारूक अब्दुल्ला ज्यादा बयानबाजी कर रहा था, तो वो दोनों हार गए हैं, उनको जनता पसंद ही नहीं कर रही। ये बात तो मेजर साहब की 100% ठीक है कि ये उनको और रिजेक्ट कर दिया गया है, ये बड़ी बात है। अभी तो पहली दफा इलेक्शन हुआ है एक किस्म का वहां पे, दूसरी दफा तो मतलब कि बीजेपी के वजह से बीजेपी भी बीच में है, बीजेपी जीती है जम्मू में, हम्म, ये बड़ी बात है। और आगे वाला जो अगला इलेक्शन है वहां पे हो सकता है कश्मीर में भी बीजेपी जीत जाए। उनका जितना बिल्कुल बनता है। बिल्कुल, और मुमकिन है कि ऐसा ही हो। और दूसरी ये चीजें हैं कि यहाँ पे बात महबूबा मुफ्ती की और उमर अब्दुल्ला की है। वो खानदानी सियासतकार थे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो सियासत चलती आ रही थी। तो इस दफा जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने इतिहास को चेंज कर दिया। उन्होंने एक ऐसे जो दो लोग थे जो काफी टाइम से उनके ऊपर मुसल्लत थे, खानदानी लेवल पर मुसल्लत थे, उन दो लोगों को लगता था कि वही हमेशा रहेंगे और उन्हीं का राज रहेगा। वो नेगेटिविटी का जो चूरन है ना वो वहां से खत्म हो चुका है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के पास जो सबसे ज्यादा चूरन था वो नेगेटिविटी का था। वो पॉजिटिव तो थे ही नहीं, वो नेगेटिविटी हमेशा फैलाने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन इस दफ़ा अवाम ने उनको रिजेक्ट किया है और अवाम ने अपना इंतखाब चेंज किया है। कहते हैं ना कि जिस भी एरिया की अवाम शऊर वाली हो, अवाम चेंज चाहती हो, चेंज भी उसी एरिया में आता है। तो कश्मीर के जो लोग हैं उनकी ये सोच थी कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला इतने अरसे से उनके ऊपर मुसल्लत हैं, लेकिन कोई खास चेंजिंग नहीं लेकर आए, कोई कश्मीर की डेवलपिंग के लिए उन्होंने काम नहीं किए, तो चेंज आना चाहिए। इसलिए उन्होंने नए लीडरान को चुना है। उम्मीद करते हैं कि नए चेहरे हैं तो वो ज़रूर स्ट्रगल भी करेंगे और आवाम की बेहतरी के लिए जितनी डेवलपिंग के काम हो सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि आवाम ने अगर उनका इंतखाब किया है तो बड़ा सोच समझ के किया है, आवाम को उनमें कुछ नज़र आया है, तो इसीलिए आवाम ने उन्हें सपोर्ट भी किया है। और दूसरी चीज़ कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे जो लोग हैं, इनके खिलाफ अवाम इस वजह से भी थी, क्योंकि ये इनकी कोशिश होती थी कि जो अपने रिलेटिव्स हैं, जो भी वैकेंसीज़ आती हैं, जो भी योजना आती हैं, अपनी जान-पहचान वाले लोगों में ये बाँट देते थे। आम इंसान जो है ना, उस तक कोई चीज़ नहीं पहुँचती थी। अब उनको समझ आ गई है कि ये तो कौन दे अगर सकता है। आम आवाम तक कुछ ज़ाहिर बात है, आम आवाम एक पावर है, जब उन तक कोई चीज़ नहीं पहुँचेगी तो वो वोटिंग कैसे करेंगे? वो वोटिंग किस बिना पे करेंगे? लेकिन चले ये भी पहले तो देखना आपका लक है जी कि महबूबा मुफ्ती को और उमर अब्दुल्ला का ये लक है कि इनको वोटिंग होती रही है। लेकिन अब अवाम के पास अगर मौका था तो अवाम ने उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और इनको निकाला है अपने, समझ लें कि उस ख़ानदानी लेवल से जिसमें ये काफ़ी अरसे से बैठे हुए थे। वो पहले ये होता था ना, पहले वही बात कि चूरन बेचते थे कि ये हो जाएगा 370 से 35 से हट गया तो ये हो जाएगा, वहाँ वो राज करेंगे, ये हो जाएगा, आपकी आज़ादी छीन जाएगी। तो वो चीज़ जो है वो इन्होंने कहा कि वो चीज़ लोगों ने जब हटा उसके बाद जो है विरोध भी हुआ, ये ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हुआ, लेकिन बाद में देखा कि डेवलपमेंट शुरू हो गई है ये कश्मीर में, तरक्कियाँ शुरू हो गई हैं, नौकरियाँ मिलना शुरू हो गई हैं, सड़कें बन गई हैं, एम्स बन रहे हैं, आईटी बन रही हैं, आईआईटी, और हॉस्पिटल बन रहे हैं, मतलब बहुत कुछ जो है वो डेवलपमेंट के काम हुए हैं। तो वो लोगों ने सोचा कि ये तो हमें चूरन दिया जा रहा हुँ। था, उस चूरन की वजह से जो है अभी रिजेक्ट किया गया है अवाम की तरफ से इनको, उमर फारूक और महबूबा मुफ्ती को। और बाकी रही बात अगली दफ़ा और ज़्यादा जो है वो जब डेवलपमेंट के काम होंगे तो और ज़्यादा सपोर्टर बढ़ जाएंगे बीजेपी के,
और जो ज़ाहिर है जो पार्टी करेगी उसी की सपोर्ट करेगी अवाम फिर। पता नहीं तो यार क्या बनता है वहाँ पे। फिल वक़्त तो जो है वो उन्होंने दिखा दिया है कि उनको जो है वो उनकी औकात दिखा दी गई है, और वो बेनिफिशियरी हैं वो जो टेररिज्म के कह रहे थे, तो वो भी कहीं न कहीं ठीक है। और इतना ज़्यादा हमें वो उस तरफ से हिसाब से सब नहीं पता, क्योंकि हाँ डीप डाउन उतना नहीं हम जानते। बोलेंगे तो फिर वो गलत भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अवाम ने वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। ये तो रियलिटी है। बहरहाल जी यार ये था हमारा ओपिनियन, और कमेंट सेक्शन में अपना बताइएगा और ज़रूर बताइएगा, और इनकी वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।